Everyone, welcome to Poly Psychology. I hope you all are doing good. So today's topic is memory distortion and memory construction. But before starting this video, I would like you all to just check the important playlist from my channel. It has been given in the description box below. And हम लोग continue कर रहे हैं Robert Barron series. I've been telling you in all the videos. So let's begin. तो आज का टॉपिक है मेमोरी डिस्टॉर्शन एंड मेमोरी कंस्ट्रक्शन। अगर आप लोगों ने पहले का टॉपिक्स नहीं देखा है इस चैप्टर का, ये मेमोरी चैप्टर हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में रॉबर्ट बैरन सीरीज़ में जो मैंने दे रखा है। एंड यू कैन ऑल्सो वॉच क्लास 11th and 12th NCERT साइकोलॉजी लेसन्स फ्रॉम माई चैनल। एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड इट येट देन प्लीज़ सब्सक्राइब, और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं देन थैंक यू सो मच। सो लेट्स कंटिन्यू। ये मेमोरी डिस्टॉर्शन एंड मेमोरी कंस्ट्रक्शन क्या होता है? नाउ डिस्टॉर्शन एंड कंस्ट्रक्शन सुन के ही पता चल रहा होगा कि डिस्टॉर्शन का मतलब कि तोड़ देना, ओके, डिस्टॉर्ट कर दिया यानी बिगाड़ दिया, एंड कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, यानी कि जोड़ लिया। सो एक ग्रोइंग बॉडी ऑफ एविडेंस हमें सजेस्ट कर रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन मेमोरी में एंटर होता है, हमारे मेमोरी के अंदर जितना भी इन्फॉर्मेशन एंटर होता है वो वेरियस तरीके से ऑल्टर्ड हो जाता है ओवर टाइम। यानी जैसे जैसे समय चलता चला जाएगा वैसे वैसे जो है हमारे मेमोरी के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो धीरे धीरे ऑल्टर होने लगेगा। आई एम नॉट सेइंग दैट इट विल बी कम्प्लीटली चेंज्ड, बट इट गेट्स ऑल्टर्ड। नाउ दीज ऑल्टरेशंस कैन रिड्यूस इट्स एक्यूरेसी एंड चेंज इट्स मीनिंग। सो इसका फंक्शन क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमारा मेमोरी का जो ऑल्टरेशंस हो जाता है उसके वजह से उसका एक्यूरेसी कम जाएगा एंड हो भी सकता है कि उसका मतलब भी बदल जाए, मीनिंग भी बदल जाए। आप देखेंगे कि एक पर्सन जो है, जब उनके साथ आप कुछ रीसेंट कुछ भी इंसिडेंट हुआ होगा, लाइक बी इट देम एक्सपीरियंसिंग एन इमोशनल ट्रॉमा और एनी काइंड ऑफ अ सिचुएशन, सपोजिंग किसी के साथ दुश्मनी हो गई है, छोटे से बात को लेके किसी के साथ कहासुनी हो गई, तो वो आप देखेंगे कि वो बात उनको कितने दिनों तक हर्ट करता है। आप 1 महीने बाद जाएं, 1 साल बाद जाएं, उनसे 1 दिन के बाद, झगड़े के 1 दिन बाद बात करें उनसे, तो वो कितना कितने अपने इमोशंस को कितना स्ट्रॉन्ग बना के उस चीज़ को लेके वो बात करेंगे। लेकिन अगर आप 25 साल बाद उस इंसिडेंट के बारे में पूछें तो मैं नहीं बोल रही कि एकदम एक्सट्रीम वाला कोई इंसिडेंट हो जाए, ऐसे जैसे नॉर्मल झगड़ा होता है, 25 साल बाद देखेंगे इंसान का एटीट्यूड बदल जाता है। तो कैसे बदलता है ना? ये नहीं है कि उन्हें याद नहीं कि उन्होंने झगड़ा लगा था नहीं लगा था, क्योंकि उनके मेमोरी में जो बातें हैं वो ऑल्टरेशन से गुजरती हैं। एंड दैट्स हाउ हमारे माइंड में इतना सारा इंफॉर्मेशन एडेड हो जाता है कि हम धीरे धीरे क्या करते हैं, धीरे धीरे भूलने लगते हैं। धीरे धीरे हमारे खुद के लाइफ में इतनी सारी चीज़ें आने लगती हैं, हम इतना एक्सपोजर होता है हमारा कि हम वी जस्ट लेट गो वट एवर वी वेर होल्डिंग टाइटली। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सच चेंजेस फॉल अंडर 2 मेजर हेडिंग्स। तो ये जो ऑल्टरेशंस है, इन्हीं ऑल्टरेशंस को हम इधर मेमोरी डिस्टॉर्शन बोल देंगे या फिर हम मेमोरी कंस्ट्रक्शन बोल देंगे। मेमोरी डिस्टॉर्शन में क्या होता है? alterations in what is retained and later recalled। memory distortion में कुछ ऐसी alterations होती हैं in what is retained and later recalled, जो already retained है और उसे हम वापस से याद करते हैं, वो हमारा memory distortion में आ जाता है। and memory construction means the addition of information that was not actually present। तो कंस्ट्रक्शन में क्या हो रहा है कि हम लोग बना रहे हैं, सो वी आर एडिंग समथिंग, वी आर एडिंग इन्फॉर्मेशन विच वॉज नॉट एक्चुअली प्रेजेंट। एंड इन डिस्टॉर्शन हम याद कर रहे हैं। मेमोरी डिस्टॉर्शन ऑल्टरेशंस इन व्हाट इज़ रिटेन एंड लेटर रिकॉर्ड, मतलब कि कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपके मन में था, वो ऑल्टरेशन से गुजर चुका है, अब आप उसी चीज़ को याद कर रहे हो और बोल रहे हो नहीं वो शायद ऐसा था बोल के। सो इसी के लिए उसको डिस्टॉर्शन बोला गया है।
ना डिस्टॉर्शन पे स्कीमास का क्या इफ़ेक्ट रहता है? सबसे पहले स्कीमा क्या है? स्कीमा कॉग्निटिव फ्रेमवर्क्स कहलाता है विच रिप्रेजेंट्स आवर नॉलेज एंड अजम्पशंस अबाउट स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्रेमवर्क। ओके, कॉग्निटिव फ्रेमवर्क्स है ये जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे नॉलेज को, हमारे अजम्पशंस को, कि हमारा बेसिक नॉलेज क्या है। बेसिक नॉलेज ना, जब मैं बोलूँगी कि आपके स्कीमास में फिट है, व्हेन एवर आई टेल यू फ्रूट, द वर्ड फ्रूट, आपके माइंड में एप्पल आएगा। व्हेन एवर आई टेल यू अ डोमेस्टिक डॉग, डोमेस्टिक एनिमल, आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली डॉग आएगा। ओके, ये क्या है? ये हमारा माइंड का एक कॉग्निटिव फ्रेमवर्क है। तो फ्रेमवर्क कैसे हम बनाते हैं? नहीं, ये एक स्कीमाज होता है जो कि ये नेचुरली बिल्ट होता है। स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंटिंग इंडिविजुअल्स नॉलेज एंड अजम्पशंस अबाउट एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। डिस्टॉर्शन के साथ इन्फ्लुएंस ऑफ स्कीमास क्या है ना? ऑलमोस्ट एवरीवन हैज़ हैड फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस विथ मेमोरी डिस्टॉर्शन. For example, when we look at our own behavior in various situations, we often tend to perceive it in a favorable light. We remember saying or doing the right thing even if it wasn't quite what happened. So distortion in memory can also occur in response to false or misleading information provided by others. If someone's comments suggest a fact or detail that is not present, we may add the fact or detail, and unfortunately, such effects often occur during trials when attorneys pose you leading questions to witnesses. ये क्या बता रहा है कि हमारे साथ कई बार ऐसे होता है कि हमें कोई कुछ आकर के पूछेगा और हम बताते हैं, और हम साथ में कुछ ऐसी भी बातें बता देते जो कि एक्चुअल में कभी हुआ नहीं या हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया ना। ऐसा क्यों होता है? ये पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन हम लाते कहाँ से हैं? ये फॉल्स या मिसलीडिंग पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन हमारे मेमोरी में आता कहाँ से? नहीं, हो सकता है हमने इस चीज़ को कहीं और देखा होगा और हम उसे किसी दूसरे सिचुएशन के साथ जोड़ के बोल देते हैं कि नहीं, हमने यहीं पे देखा है। वो जो दुकान के पास जो लड़की खड़ी थी या जो टॉय मैंने ख़रीदा था, वो ये दुकान में नहीं, वो वही दुकान में था। जबकि ऐसा नहीं होगा, वो कोई और प्लेस में आप देखे होगे, उस लड़की को कहीं और देखा होगा, या कोई इस कलर का फ़्रॉक पहना है लेकिन वो फ़्रॉक कोई और कलर का होगा। ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? बिकॉज वी माइट हैव सीन इट फ्रॉम अदर्स, और सॉरी, वी माइट हैव सीन इट समवेयर एल्स, और वी माइट हैव हर्ड इट फ्रॉम अदर्स. दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन माइट बी प्रोवाइडेड बाय अदर्स. नाउ कोई अगर कुछ फैक्ट बताता है या डिटेल बताता है ट्रायल्स में, ये जो इंटरोगेशंस चलता है, तो जो जजेस होते हैं वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं विटनेसेस को. Now questions that lead the witnesses to remember what the attorneys want them to remember. कभी कभार आप देखोगे, आप एक बच्चे से भी बात करोगे तो अगर वो डरा हुआ है, उसने कुछ कर दिया, कुछ खेलते खेलते कुछ तोड़ दिया या कुछ सामान गिर गया उसके हाथों से, तो जब आप पूछते हो, आप बोलोगे ये आपने तोड़ा, तो पहले वो क्या बोलेगा? वो मना करेगा. फिर आप बोलोगे कि इसको आपने ऐसे पकड़ा था धीरे से, तो वो बोलेगा हाँ मैंने पकड़ा था. फिर आप बोलोगे ये टेबल में से अपने आप गिरा है ना, तो वो बोलेगा हाँ अपने आप गिरा. तो ये क्या होता है? ये लीडिंग क्वेश्चंस कहलाता है इसको. ये मैंने आपको एकदम बेसिक सा एग्जांपल देके समझाया है. सो व्हाट अकाउंट्स फॉर मेमोरी डिस्टॉर्शंस, यहाँ पे बोला जा रहा है कि लीडिंग क्वेश्चंस जो होते हैं हमारे पास, जब लोग बात करने को आ रहे हैं तो कुछ ऐसा अंदाज़ रहता है लोगों का कि हम यहाँ वहाँ की बातें हम जोड़ के बना देते हैं, बोलते नहीं हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, या कोई बात को वैसे ही रिपीट कर देते हैं. So what accounts for memory distortions? In many cases, they seem to involve the operation of the schemas. Schemas are developed through experience and act something like mental scaffolds, providing us with frameworks, basic frameworks for processing new information and relating it to existing knowledge, including knowledge held in long-term memory. So कभी कभार distortions schemas के वजह से भी हो सकती है. हम ऑलरेडी अपने माइंड में एक कॉग्निटिव फ्रेमवर्क बना के चल रहे हैं कि ये पर्सन जो है वो इस टाइप का होगा, तो अगर ये लड़की जो है या ये लड़का जो है उस ग्रुप के साथ हैंग आउट कर रहा है, तो बेसिकली वो खुद भी उसी ग्रुप का होगा. वी आर हैविंग अ कॉग्निटिव फ्रेमवर्क, वी आर ऑलरेडी हैविंग अ टिपिकल माइंड सेट, अ स्कीमा प्रेजेंट इन आवर माइंड्स.
सो वही चीज़ हमें उसी तरीके से लीड करेगा। कोई भी चीज़ को मैं समझने के लिए जाऊँ तो वो स्कीमास जो है वो डोमिनेंट होकर मेरे माइंड को बोलेगा कि नहीं ये ऐसा ही है। सो कभी कभार क्या हो रहा है कि जो डिस्टॉर्शंस है स्कीमास की वजह से भी हो जाती हैं। नाउ वंस स्कीमास आर फॉर्म्ड, they exert strong effects on the information, on the way information is encoded, stored and later retrieved. तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन का एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल हो रहा है उस पे हमारे स्कीमास का बहुत ही स्ट्रॉन्ग इफेक्ट रहता है। These effects in turn can lead to important errors or distortions in memory. तो आइदर ये एरर बना देंगे क्योंकि हम एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को याद तो रख लेंगे लेकिन हम उसे कहीं और से रिलेट करके कहीं दूसरे जगह बोल देंगे। तो ये क्या हो रहा है, ये एरर हो रहा है या डिस्टॉर्शन हो रहा है। सो परहैप्स such effects are most apparent with respect to encoding. Current evidence suggests that when schemas are initially being formed, for example जब हम पहले बार कोई एक्टिविटी, कोई रोल, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी को लर्न कर रहे होते हैं, सपोजिंग ऑफ बीइंग अ कॉलेज स्टूडेंट, इंफॉर्मेशन जो कि इनकन्सिस्टेंट है with the newly formed schema is easier to notice and encode than the information consistent with it. So whenever we are in the book it has been given the responsibilities of being a college student. तो supposing आपको college student के बारे में समझना है कि क्या क्या responsibilities होगी। नहीं, आपको नया नया बताया गया है कि आपको रोज़ कॉलेज जाना है एंड नोट्स लेना है, पढ़ाई करनी है, एवरीथिंग एकदम फॉर्मल वाली चीज़ें बताई गई ना। वंस एक इनकन्सिस्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको कोई कहीं से मिला कि नहीं यहाँ पे क्लासेस बंक करने पर क्या है कि सीनियर्स को पकड़ के आप अपना अटेंडेंस बढ़ा के ईजिली यू कैन गो थ्रू, लाइक सेल थ्रू। तो आपको क्या लगेगा, आपको पहले ये बात याद आएगी कि ओ अच्छा ये तो मैंने सुना था लेकिन ये क्या, ये नया बात पता चल रहा है कि क्लासेस बंक भी किए जा सकते हैं, अटेंडेंस इम्पॉर्टेंट नहीं है। सो ये होता है हमारा इनकन्सिस्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हमें मिलता है और वो हम जल्दी से स्टोर कर लेते हैं ना। ऐसा क्यों है? बिकॉज सच पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ सरप्राइजिंग एंड इसी के लिए हमें ईजीली नोटिस हो जाता है कि अरे ये क्या नया बात हमने सुना। इस वजह से, ये रिएक्शन के वजह से हम उसे जल्दी नोटिस कर लेते हैं। सो इट इज़ द ऑपरेशन ऑफ द स्कीमास दैट इन पार्ट अकाउंट्स फॉर द फैक्ट दैट इन मैनी केसेस वी आर मोर लाइकली टू नोटिस एंड रिमेंबर इन्फॉर्मेशन दैट सपोर्ट्स आवर बिलीव्स अबाउट द वर्ल्ड दैन इन्फॉर्मेशन दैट चैलेंजेस देम। ओके, सो ये भी एक और बात है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में हम देखते हैं कि स्कीमास क्या करता है हमें, हम जैसे दुनिया को समझते हैं, जानते हैं, हमने अपने मन के अंदर जैसा दुनिया बनाया है, हम यूजुअली उसी मेंटालिटी को फेवर करती हुई चीज़ों को ही नोटिस करते हैं। अगर मुझे दुनिया बुरी लगती है तो वो मुझे हर चीज़ में, मुझे सुबह से लेकर रात तक मुझे नेगेटिव लग रहा होगा कि मैं सुबह से उठी, मैं चाय बनाई लेकिन मेरी झगड़ा हो गई, मेरी बहन से झगड़ा हो गया, मेरे फ्रेंड से झगड़ा हो गया। उसके बाद मैं कॉलेज गई, कॉलेज जाके टीचर से कहा सुनी हो गया, मैं अपना वर्क सबमिट नहीं कर पाई, गाड़ी में जब जा रही थी तब ट्रैफिक बहुत थी। तो दुनिया क्या लगेगी, एकदम नेगेटिव लगेगा। और अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे, आपके मेंटल स्कीमा में ही एक तरीका है या एक चीज़ जो है आप उसे जान के रखते हैं, तो आपका माइंड क्या बोलेगा, नहीं ये इसी तरीके से जो है बाकी के पीस ऑफ इंफॉर्मेशन भी लाइक करते हैं। सो इसमें हमारा स्कीमास का भी रोल रहता है। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ डिस्टॉर्शन इन मेमोरी इन्वॉल्व्स आवर मोटिव्स। वी ऑफन डिस्टॉर्ट आवर मेमोरीज इन ऑर्डर टू ब्रिंग देम इन लाइन विथ वॉट एवर गोल्स वी आर करेंटली सीकिंग। फॉर एग्जाम्पल, सपोजिंग यू लाइक समवन, तो ये क्या है कि ये बोल रहा है कि कभी कभार हमारे मेमोरी के अंदर के जो इन्फॉर्मेशन होते हैं वो हमारे मोटिव के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। जैसे कि कोई लड़की, कोई बच्चा, कोई बच्ची या कोई भी पर्सन आपको पसंद आता है तो उसकी बुरी बातें आप यूजुअली याद नहीं रखोगे, यू विल इग्नोर। और अगर कोई आपको नहीं पसंद आता तो वो चाहे जितना लाख गुना अच्छा काम भी कर ले, आप बोलोगे कि नहीं मुझे तो बिलीव नहीं होता, हो सकता है कि इसने कुछ ये ऐसे ऐसे वेज अपना के ये काम किया होगा। सो यू नेवर बिलीव। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा इनर मोटिव है कि हम कैसे देखना चाह रहे हैं उस सीन को, उस पर्सन को, हमारा कितना लाइकलीनेस है उससे या हमारा कितना हेटरेड है उस चीज़ से। सो इसको भी रिसर्चर्स ने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा इन अ केयरफुल सीरीज ऑफ स्टडीज़ कंडक्टेड बाय मैकडोनल्ड एंड हर्ट इन द ईयर 1997। तो रिसर्चर्स ने पार्टिसिपेंट्स लिए हुए थे
एंड वो पार्टिसिपेंट्स को दो बच्चों के बीच में, दो स्टूडेंट्स के बीच में एक इंटरव्यू को देखना था। इंटरव्यू चल रहा है दो स्टूडेंट्स के बीच और पार्टिसिपेंट्स क्या कर रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं। वो स्टूडेंट्स भी दे वर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द स्टडी। नाउ द एक्सपेरिमेंट्स वैरीड पार्टिसिपेंट्स लाइकिंग। तो जो भी पार्टिसिपेंट्स थे उनमें से जो 50-50 पर्सन्स थे वो लोग आइदर स्टूडेंट ए को लाइक करते थे या स्टूडेंट बी को लाइक करते थे। ना ये कैसे हुआ? ये एक्चुअली उन्होंने एक स्ट्रेंजर एक्ट किया था ये इंटरव्यू से पहले कि आइदर उसमें जो पर्सन है वो पोलाइट बिहेव किया होगा, रूड बिहेव किया होगा या न्यूट्रल बिहेव किया होगा। सो व्हेन लेटर आस्क्ड टू रिकॉल इन्फॉर्मेशन अबाउट द पर्सन्स ग्रेड्स, information that was being provided during the interview, participants जो लोग those who were induced to like the stranger distorted their memory so as to bring this person in a more favorable light। तो इन्होंने क्या किया कि जिसके साथ उनका रिलेशन अच्छा था उसको अच्छा दिखाने के लिए उन्होंने उसे और एनहांस करके उसके ग्रेड्स के बारे में उसका इन्फॉर्मेशन बताया गया। सो इस चीज़ को हम लोग एक्सपेरिमेंट में देख भी चुके हैं। नाउ अ फाइनल वे इन विच मेमोरीज कैन बी डिस्टॉर्टेड इन्वॉल्व्स कन्फ्यूजन्स कंसर्निंग द सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन इन मेमोरी। तो ये क्या है कि डिस्टॉर्शन क्यों हो रहा है? दो चीज़ें हैं यहाँ पे। एक को हम बोलते हैं सोर्स मॉनिटरिंग, दूसरे को बोलते हैं रियलिटी मॉनिटरिंग। Source monitoring is the process of identifying the origins of the specific memory. In other words, we remember information stored in memory but we attribute it to the wrong source. मतलब कि हमें piece of information याद है लेकिन हम यहाँ पे एरर कर देते हैं कि जो सोर्स है उसका ओरिजिनल सोर्स जहाँ पे देखा, सुना या महसूस किया, हम उस चीज़ को चेंज कर देते हैं, यानी उसके सोर्स को बदल देते हैं। And the next is reality monitoring. Reality monitoring is the process of deciding whether memories stem from external sources, events we actually experienced, or from internal sources, our imagination, or some thoughts, random thoughts. So both these source monitoring and reality monitoring have important practical effects. For example, or for instance, errors in source monitoring may play a role in eyewitness testimony. तो source monitoring क्या कर रहा है कि एक piece of information को experience किया है कहीं और लेकिन बता रहा है उसे relate करके कहीं और। And reality monitoring में ये हम देखते हैं कि आइदर वो चीज़ हमने एक्सपीरियंस किया है या ये हम सोच के maybe your mind is playing a trick. Okay, so आई विटनेस टेस्टिमनी में हम देखते हैं कि यूजुअली आ रहा है सोर्स मॉनिटरिंग से। सोर्स मॉनिटरिंग नाउ आई विटनेसेस as it turns out they aren't nearly as accurate as is widely believed। तो बेसिकली हम आई विटनेसेस को कहाँ पे देखते हैं ना, कुछ क्राइम्स हो गया, कुछ इंसिडेंट्स हो गया, एक्सीडेंट्स हो गया, वहाँ पे हम यूजुअली आई विटनेसेस को इम्पॉर्टेंस देते हैं कि जो उस सीन में मौजूद था, जिन्होंने अपने आँखों से देखा, जिसको कि हम चश्मदीद गवाह बोलते हैं, उन्होंने अपने आँखों से देखा है तो वो हमें बेहतर बता पाएंगे। लेकिन क्या ये सच है कि वो बता सकते हैं? एविडेंस हमें बताता है कि ये लोग इतने भी एक्यूरेट नहीं होते हैं जितना उन पर यकीन किया जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सजेस्टिबिलिटी, सोर्स मॉनिटरिंग एंड इल्यूजन ऑफ आउट ग्रुप होमोजेनिटी विच वी विल डिस्कस नाउ। तो इन सब फैक्टर्स की वजह से जो आई विटनेस का मेमोरीज़ होता है वो डिस्टॉर्ट हो सकता है एंड वो इवेंट्स को इनएक्यूरेटली डिस्क्राइब कर सकते हैं। नाउ वाई डू सच एरर्स दे अकर? कभी कभार हमने देखा है कि हम इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं आई विटनेसेस वालों को, बट वो क्या कर रहे हैं कि वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। वो अपने मेमोरी से कुछ भी ऐड करके कुछ भी बोल सकते हैं, आउट ऑफ प्रेशर बोल सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज़ हैपनिंग हियर इज़ दैट इट नॉट अपीयर्स कि वो लोग अपने मन से कहानी बनाते, वो लोग कहानी नहीं बनाते। लेकिन होता क्या है रियलिटी में, वो दे ट्राई टू बी एज एक्यूरेट एज पॉसिबल। ना दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू बी वेरी एक्यूरेट, दे आर ट्राइंग टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग that they might have seen from their own eyes. But what is happening here is that the errors occur because of several factors that is producing distortions in the memory. So memory में distortions आ जा रहा है, इसी वजह से वो लोग जो है गलत information दे रहे हैं हमें।
वन ऑफ दीज इज सजेस्टिबिलिटी. सजेस्टिबिलिटी का मतलब विटनेसेस आर समटाइम्स इन्फ्लुएंस्ड बाय लीडिंग क्वेश्चंस एंड सिमिलर टेक्निक्स यूज्ड बाय अटर्नीज एंड पुलिस ऑफिसर्स. सो दिस सजेस्टिबिलिटी इज़ काइंड ऑफ क्रिएटिंग उनके मन के अंदर की अच्छा आपने वो देखा था, हाँ ये पर्सन उसके बाद आया तो देर लाइक हाँ मे बी ये पर्सन को मैंने उसी के बाद देखा. ओके सो आप ऐसे सजेस्टिंग चीज़ें बोल देते हो तो ये सजेस्टिबिलिटी की वजह से जो है वो क्या हो जाता है कि वो लोग इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं लीडिंग क्वेश्चन से एंड दे माइट गिव सम wrong piece of information. Second is source monitoring. Now eyewitnesses often attribute their memories to the wrong source. Supposing उन्होंने देखा होगा एक पर्सन को वो पुलिस लाइनअप में तो वो सोचते हैं कि नहीं वो क्राइम सीन में भी प्रेजेंट था. ओके so this is source monitoring. Next is the illusion of the outgroup homogeneity. Now this is the fact that people outside our own group seem more similar in appearance and characteristics than people within our own group. So because of this illusion it is easy to identify an outgroup individual incorrectly as the perpetrator of a crime. तो एक इंसान को भी हम गलत से आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये सारे फैक्टर्स के वजह से. तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर ऐसे इन्फॉर्मेशन को हम यूज़ करते हैं तो हो सकता है कि हम किसी मासूम को हम सज़ा सुना दें या हो सकता है कि जो एक्चुअल रियल क्राइम कमिट किया है वो बच जाए. सो व्हाट कैन बी डन टू इम्प्रूव or to enhance the eyewitnesses accuracy? Now fortunately research is being going on memory and it offers some answers. जैसे कि हमें क्या करना चाहिए कि हमें उस पर्सन के आई विटनेसेस के मेमोरी को एनहांस करना चाहिए, उनके एबिलिटी को एनहांस करना चाहिए कि वो क्रूशियल इन्फॉर्मेशन को एक्यूरेटली याद कर सकें. सो व्हाट वी विल ट्राई टू डू इन सच कॉग्निटिव इंटरव्यूज़, वी शुड बी टेकिंग इंटरव्यूज़ विच इज़ नोन एज द कॉग्निटिव इंटरव्यूज़ वेयर आई विटनेसेस आर आस्क्ड टू रिपोर्ट एवरीथिंग दे कैन रिमेंबर एंड नाउ दिस विल प्रोवाइड देम विद मल्टीपल रिट्रीवल क्यूज एंड कैन इंक्रीज एक्यूरेसी ऑफ रिकॉल. तो हम उनका कॉग्निटिव इंटरव्यू लेंगे और उन्हें हम बोलेंगे कि आपको जो भी याद है आप वो बोलो एंड इससे उनका रिट्रीवल क्यूज़ बढ़ेगा और एक्यूरेसी ऑफ रिकॉल आएगा. इन एडिशन दे आर समटाइम्स आस्क्ड टू डिस्क्राइब इवेंट्स फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स and in several different orders, not just in the order in which the events actually occurred. So these and some other steps seem to increase the accuracy of eyewitness testimony, but they are far from a perfect solution. So to conclude, what we are trying to learn from here is that existing evidence suggests that eyewitnesses are not as accurate as a source of information as the public, attorneys, police and juries often assume. सो यहाँ पे ये बता रहा है कि आई विटनेसेस का जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है वो उतना भी रिलायबल नहीं होता जितना हम समझते हैं, क्योंकि ये लोग भी ह्यूमंस हैं. इनका भी वर्किंग, जो भी माइंड जिस तरीके से वर्क होता है, जिस तरीके से मेमोरी है, उसके वजह से हम इन पे कम्प्लीटली रिलाई नहीं कर सकते. बिकॉज राइट नाउ वी रेड बिकॉज फ्यू ऑफ द फैक्टर्स लाइक मेमोरी डिस्टॉर्शन है. डिस्टॉर्शन क्यों हो रहा है? सजेस्टिबिलिटी के लिए हो रहा है. उसके बाद सोर्स मॉनिटरिंग के लिए हो रहा है. इल्यूजन ऑफ आउट ग्रुप होमोजेनिटी के लिए हो रहा है. सो डिफरेंट रीजंस हैं. स्कीमास के वजह से मेमोरी डिस्टॉर्शंस हो रहा है. सो ये सारी चीज़ों के वजह से हमें ये जानने को मिला कि हमें कम्प्लीटली भी हम अपने खुद के मेमोरी पे भी या अपने वो जो आई विटनेस की बात हो रही है, आई विटनेस मेमोरी पे हमें पूर्ण रूप से एग्री नहीं करना चाहिए. So that's all for today. I hope you like this video and don't forget to give it a thumbs up, share it with your friends and don't forget to subscribe to my channel. Thank you for watching.